So another is factors affecting electronegativity. तो ये मैंने बताया था कि ये क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी बता दिया था जिस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, Fe2+ से ग्रेटर Fe3+ होगा। सो मोर द पॉजिटिव चार्ज मोर द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर, ऐसा होता है। दूसरा हो गया नेचर ऑफ द सराउंडिंग एटम्स और सब्स्टिट्यूएंट, उसके अकॉर्डिंग उस पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर आता है, राइट। हाँ, जैसे कि दूसरा हो गया कि कार्बन ले लो, अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ले लो, तो ये CH3 और एक CF3 है, कौन सा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा था, कार्बन था ना, कार्बन 2.5 था, हाइड्रोजन 2.1 था, तो ये इधर करेगा। इसमें क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, तो ये अट्रैक्ट करेगा ना। तो दूसरा पॉइंट था, नोट्स में देख लो, सराउंडिंग पे। तीसरा मैंने बताया था परसेंटेज कैरेक्टर की, अभी ज्यादा कुछ मत सोचो, बस लर्न कर लेना कि Sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Sp2 देन Sp3, ऐसे था ना। अब Sp क्या है, Sp2 क्या है, Sp3 है, वो जिसमें कैसे पहचानोगे कि Sp है कि Sp2 कि Sp3, पहला बॉन्ड होता है ना तो सिग्मा बॉन्ड होता है, दो बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसमें 1 सिग्मा एंड 2 पाई होता है। ये सब अभी नहीं भी समझ में आया तो चलेगा। तो कार्बन है, कार्बन पास 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो Sp3 है, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो Sp2 होगा, 2 सिग्मा होगा तो Sp होगा। तो CO2 का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, हाँ दो है ना, एक सिग्मा हो गया, ये क्या हो गया, पाई बॉन्ड, यहाँ सिग्मा हो गया, ये पाई बॉन्ड है, तो दो सिग्मा है ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, Sp। कार्बोनेट, यहाँ ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, कार्बन का सॉरी, सिग्मा 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 पाई, कितना है, 3 सिग्मा, मतलब Sp2। ओके, सबको क्लियर है ना इतना, कि कोई डाउट है इसमें। अब कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होगा तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एक बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, हाँ Sp3, गुड। एक सिग्मा है, ये दूसरा सिग्मा है, ये तीसरा सिग्मा है, चौथा सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब क्या था, Sp3 ना, ये होगा Sp3। ये चीज नहीं भी करोगे अभी के टेस्ट के लिए तो चल जाएगा, ये केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे हम लोग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पे जाओ, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला है नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। इससे तुम ये बता सकते हो परसेंट आयोनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड। नो कंपाउंड इज 100% ionic or 100% covalent. So what is the percent ionic character in covalent compound? तो ये फॉर्मूला होता है 16 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है परसेंट आयोनिक कैरेक्टर। परसेंट आयोनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड। हानि एंड इसमें इक्वेशन है। जैसे HF ले लो तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताया था कितना है 2.1, क्लोरीन का 4, तो डेल्टा एक्स डिफरेंस कितना होगा 1.9। तो परसेंट आयोनिक कैरेक्टर, ये आयोनिक कैसे हो गया, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे डेल्टा माइनस आएगा तो इस पे डेल्टा प्लस आएगा, और Na+Cl माइनस होता है तो 100% आयोनिक है। ऐसा नहीं कि प्लस और माइनस है, ये भी 100% आयोनिक नहीं होता, इसमें भी कोवैलेंट कैरेक्टर आता है। बट वो कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड ये बाद में देखेंगे, इसमें भी कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा इन आयोनिक कंपाउंड, वो फेजांस रूल से करेंगे हम लोग। सब अभी आ रहे हो तुम लोग? अच्छा, गौरव सर के लेक्चर से आ रहे हो? ओके, ठीक है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड ये तो बाद में बात करेंगे, दैट इज फेजांस रूल। फेजांस रूल ये बात बाद में आ जाएगी अपनी, ठीक है। अभी हम लोग का काम क्या होगा, परसेंट आयोनिक कैरेक्टर, वो कितना हो गया 16 इंटू डेल्टा एक्स कितना है 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9%। ये 16 इंटू 2 32, 3.2 इंटू 4 ले लो 14, करीब करीब कितना आ जा रहा है 44 45, तो 43.8% वगैरह आ जाएगा। तो सोचो ये कितना परसेंट आयोनिक, मतलब डेल्टा का वैल्यू कितना होगा एक्चुअली 43.8% ऑफ ionic charge, that is 1.6 into 10 to minus 19 कूलम, इतना होगा। हाँ, तो परसेंट आयोनिक कैरेक्टर कितना आ गया, वो जो फॉर्मूला हो गया 16 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर। डेल्टा एक्स मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे HF लिया तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 4 माइनस 2.1 1.9, यही हुआ ना। तो 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 के स्क्वायर, ये आ जाएगा 43.8%। तो डेल्टा का वैल्यू कितना होगा 43.8 बाई 100 ऑफ व्हाट 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम। ओके, हाँ बताओ, इसमें कोई डाउट है, कैसे किया? तो HCl का बताओ मुझे, परसेंट आयोनिक कैरेक्टर, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा ऑन दैट। क्लोरीन के ऊपर, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के ऊपर कितना डेल्टा आएगा? डेल्टा एक्स कैसे निकाला, डेल्टा एक्स था ना वो टेबल पिछले बार, लेक्चर के लास्ट में था ना। फ्लोरीन का 4 होता है, हाइड्रोजन का 2 पॉइंट होता है, सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया था, वही था ना।
वो टेबल बोला था ना, लर्न कर लेना। फ्लोरीन का 4, क्लोरीन का 3, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3.5 के डिफरेंस पे। याद आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा? ऐसे था वो, LIBE, नोट्स में है सब। 4, 3.5, 3, ये तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन भी 3 है, बट फिर भी कम मानते हम लोग। कार्बन 2.5, सब 0.5 के डिफरेंस पे था ना। हाइड्रोजन का कितना था? 2.1 था, यही था ना। तो ये सब लर्न करना था। आयुष कितना है? 19.5%। ओके। ओके, HCl के लिए कितना हो जाएगा? ये 2.1 और 3, ये डिफरेंस कितना हो गया? डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.9। तो परसेंट आयोनिक कैरेक्टर इक्वल टू 16 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर। ये होगा 16 इंटू 0.9 प्लस 3.5 इंटू 0.9 का स्क्वायर। ऑलमोस्ट कितना आ रहा है? 9.9 इंटू 8, 0.8 हो जाएगा। 0.8, 3.5, 2.4 एंड 14.4, 17.24। ओके, 17.24%। तो डेल्टा का वैल्यू कितना आएगा उस पर? यहाँ पे क्या आ गया? डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, ऐसे जाएगा ना। तो डेल्टा का वैल्यू होगा 17% ऑफ द आयोनिक चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, क्लियर हो गया सबको? HOH पे चार्ज दोगे तो ये इधर से भी जाएगा इलेक्ट्रॉन, इधर से भी। तो इस पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ से आएगा डेल्टा प्लस, तो ओवरऑल 2 डेल्टा माइनस इसके ऊपर, यही होगा ना। ओके, अब ये हो गया। अब ये बोला गया है, डाउट है क्या कुछ? Wait. वो प्लस माइनस कब आएगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो लास्ट में बताया था मैंने। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर डेल्टा माइनस, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा डेल्टा प्लस। कभी भी किसी का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है तो पिछला लेक्चर रिवाइज करके जाओ, नहीं तो एकदम ब्लैंक रहोगे। जैसे फिजिक्स में ही सर जो पढ़ा रहे हैं प्रीवियस लेक्चर, उनका सेशन स्टार्ट होने से पहले आधे घंटे रिवाइज करो अच्छे से, तब जाओ। मेरा भी लेक्चर स्टार्ट होने वाला है तो पिछला सेशन रिवाइज करो वो आधे घंटे, तब आओ। नहीं तो सब वो कंटिन्यूएशन होता है ना, अब 2 दिन बाद वो कंटिन्यूएशन भूल जाओगे तुम। तब तो याद आएगा ना कहाँ पे कब प्लस माइनस आता था, क्यों आता था, याद आया? हाँ, संस्कृति क्लियर हुआ ये? हाँ हाँ, नंदी बताओ। सर हमने लास्ट लेक्चर लास्ट में अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ स्टार्ट किया था, मतलब हम लोग ने सिर्फ पीरियड ट्रेंड तक किया था आई गेस। नहीं, जहां तक किया था एलेड रॉको स्केल तक किया था। एलेड रॉको स्केल किया था ना। सर उसके मतलब just उसके मैं बाद तो पूरा लेक्चर बैठी थी लेकिन पता नहीं, मतलब ऐसे नया नया लग रहा है, मैं नोट्स थ्रू देख रही हूँ तो। क्यों? एलेड रॉको के जस्ट बाद जो पेज है वही मैंने स्टार्ट किया। नोट्स देखो, एक बार नोट्स पे हाँ जाओ। सर। एलेड रॉको दिख रहा है? हाँ वहां तक किया था मैंने। सर, नहीं हम लोग ने स्केल्स नहीं किए थे।
स्केल्स कर लिए थे, मोलिकेन और ये मोलिकेन स्केल बताया था, और ये कौन सा था, पॉलिंग स्केल थे, सब किए थे, डिटेल में किए थे। अच्छा। ऐसे कैसे हो सकता है आनंद, ये किए थे ना स्केल? तो किसी और को पूछो ना, मतलब मुझे तो लग रहा है, मतलब मैं शायद, पता नहीं नेटवर्क वगैरह क्या होगा तो स्केल्स डिस्कनेक्ट हैज कर बीन दिया। डन, वही तो है, सबने बोला स्केल्स कर चुके हैं। उसमें मैंने बताया था ना, एक्स पी माइनस एक्स पे, पॉलिंग स्केल, तुम लास्ट में चली गई होगी तब। हाँ, स्लेटर्स रूल्स इज गोइंग टू स्टार्ट, वही मैंने बोला था कि अब स्लेटर्स से स्टार्ट करना है। वो देखो, मोलिकन स्केल देखते तुम्हें याद आएगा, आई प्लस ई ए बाई टू, तुमने रिवीजन नहीं किया सिर्फ। देखो वो मैंने बताया था ना, एवरेज ले लेना, जैसे हाइड्रोजन का डेटा भी दिया था कि हाइड्रोजन का आयनिक एनर्जी 16.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2.1 है, तो ये कितना हो जाएगा? याद आ रहा है ये सब पार्ट? हाँ। हाँ, तो बस रिवीजन नहीं किया तुमने, और कुछ नहीं है। हम्म, और पॉलिंग स्केल देखो, थोड़ा नोट्स देखो, बताया था कि फ्लोरीन का 4 लेना, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3, लगातार कहा था ना। हाँ सर। याद आया ना अभी? हम्म। हाँ, तो सिर्फ रिवीजन नहीं किया, इसीलिए मैंने बोला ना, लेक्चर में आने से पहले सब रिवाइज करके आओ, फिर सब होता है, नहीं तो फिर ब्लैंक हो जाओगे। हाँ। ठीक है, चलो आपसे ये रूल बना लेना कि जब भी जाना है किसी के भी लेक्चर में, तो प्रीवियस रिवाइज करके जाना, क्योंकि वहां से कंटिन्यूएशन होगा। हम लोग तो टीचर है, हम लोग को तो इतना बार पढ़ा हुआ है कि सब ब्लाइंडली याद है, बट तुम लोग न्यू पढ़ रहे हो, तुम लोग को रिवाइज करके आना ही है, तभी वो याद होगा। यस सर। ओके, चलो तो एक बार पॉलिंग में स्केल में देख लो, सबका ईएन दिया हुआ है, एवरीवन। फ्लोरीन का 4 है, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3, तो ये तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गए हम लोग के लिए। क्लोरीन का भी नाइट्रोजन एंड क्लोरीन दोनों का सेम था, ये बताया था 3 ही होता है, बट नाइट्रोजन का साइज ज्यादा है, तो ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी वो काम करता है। तो तुम्हें सबका ईएन वैल्यू लर्न कर लेना। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब वो किसी भी बॉन्ड को अपने और अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करके मैंने वो चार्ज वगैरह दिखाया था, कैसे अट्रैक्ट करता है, डेल्टा प्लस आता है, डेल्टा माइनस आता है, यही था ना। एक बार रिवाइज कर लेना, मतलब। हाँ, तो कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये याद होना चाहिए। इन द पीरियड इट इंक्रीजेस, पीरियोडिक ट्रेंड भी किया था कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाएगा, नो एक्सेप्शन। लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक बढ़ते जाएगा, डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस, यही था ना। स्लेटर रूल बहुत पहले कर चुके हैं हम लोग। स्लेटर रूल लेक्चर 2 में ही कर चुके थे, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। इसने यहाँ दिया, मैंने वही बोला था, स्लेटर नोट्स में बाद में हम लोग पहले कर लेते हैं। सबका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना। याद करो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड जेड निकालते थे ना सिग्मा की, साथ वाले 35% प्रोटेक्शन देंगे, उसके अंदर वाले 85%, उसके अंदर वाले 100%। जो मैंने बोला था कि आउट ऑफ जेई सिलेबस है, ये आता नहीं है, बट बुक में है तो पढ़ लो, फिर समझा दिया था वो। स्लेटर ने जो पेपर पब्लिश किया तो पेपर ही डायरेक्ट दे दिया था। हाँ, वही सिल्डिंग इफेक्ट। ओके। हाँ, तो अभी बस इतना ही याद रखो जो सीरीज बताया, फ्लोरीन का 4, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3, ये तीन तो याद रखो ही। हाइड्रोजन 2.1, इतना पे याद हो जाता है। तो ये क्या है कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वो अपने और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जैसे NH3 हो गया, इसमें कैसा हो जाएगा, ये अपने और अट्रैक्ट करेगा इस सब पे। ये सब पे डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस ऐसा आएगा, और इस पे 3 डेल्टा माइनस, इतना ही मेन पार्ट था प्रीवियस लेक्चर का। ओके, तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर बता दिया। अब परसेंट आयनिक कैरेक्टर कितना हो गया, 16 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर, ऐसे था ना। तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर बता दिया कितना है। अब ये 50% रखोगे ना, तब तो ये एक इक्वेशन हो गया, 16 इंटू क्वाड्रेटिक हो गया ना। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू आता है 2.1, मतलब इफ डेल्टा एक्स इज 2.1, तो बॉन्ड विल बी व्हाट, 50% आयोनिक एंड 50% कोवैलेंट। नहीं, इसमें sp हाइब्रिडाइज नहीं आएगा, 50% आयोनिक और 50% कोवैलेंट। तो जो HF है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव हो के भी 43% आयोनिक रहा, 43% आयोनिक रहा ना।
एंड रेस्ट 57% के करीब वो कोवैलेंट रहा। तो मेजरली ये कोवैलेंट हुआ कि आयोनिक? कोवैलेंट। तो एचएफ को कोवैलेंट मानोगे, आयोनिक नहीं। आयोनिक मतलब 50% से ज्यादा आयोनिक रहे तो आयोनिक, और 50% ज्यादा रहा तो कोवैलेंट। तो जब फ्लोरीन कोवैलेंट में चला गया तो बाकी सबका क्या होगा? एनएफ किस में जाएगा? एनएफ, Na प्लस एफ माइनस। Na का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1 के करीब होता है। सारे अल्कली मेटल 1, 0.9, 0.8 ऐसे होते हैं। फ्लोरीन 4 है, तो डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो मतलब ये क्या होगा? आयोनिक में जाएगा ना। 2.1 मतलब 50% आयोनिक। अब डेल्टा एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 2.1 मतलब डिफरेंस ज्यादा हो गया, तो मोर देन 50% आयोनिक मतलब प्रीडोमिनेंटली आयोनिक लिखा हुआ है ना। मोर देन 50% आयोनिक, तो इसको आयोनिक मान के चलोगे तो एनएफ क्या होगा? आयोनिक होगा। ईएन का डिफरेंस 2.1 से ज्यादा है ना। अब ईएन का डिफरेंस 2.1 से कम हो जाए तब क्या हो जाएगा? जैसे एचएफ, एचएफ में कितना हो गया डिफरेंस? इसका 2.1 था, इसका 4 था, डिफरेंस कितने का आ गया? 0.9, 1.9। ये 2.1 से ही कम ही है ना। तो बॉन्ड विल बी व्हाट? 50% कोवैलेंट। नो, bond will be what? More than 50% कोवैलेंट। मतलब 2.1 से कम रहा ना डिफरेंस तो उसको कोवैलेंट कंपाउंड बोलोगे। तो जब फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट हो गया, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वो कोवैलेंट में चला गया, तो हाइड्रोजन के साथ कोई भी एलिमेंट ले लोगे तो कोवैलेंट चला जाएगा। HCl भी कोवैलेंट में आएगा। HCl का कितना हो गया कैरेक्टर? HCl लोगे तो 2.13, यही है ना। तो ये होगा 1.9। ये किस में आएगा? 2.1 से कम है, मतलब ये मोर देन 50% कोवैलेंट। HCl कोवैलेंट है, यानी कि उसका H प्लस और Cl माइनस लिख देना। वो कैसे होगा? शेयरिंग से बनेगा। और Na प्लस और F माइनस क्या बन गया? डेल्टा एक्स 3 है। 3 मतलब वो किस में क्वालिफाई कर गया? इसमें। मोर देन 50% आयोनिक हो गया। तो कोई भी अल्कली मेटल ले लो तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, और इधर ये ले लो फ्लोरीन क्लोरीन, तो वो डेल्टा एक्स ज्यादा पड़ रहा है, तो आयनिक ही जाएगा इस तरह से। तो 2.1 ही हम लोग का एक ऑर्डर था। तो कहीं कहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, ऐसे ही सब नहीं आते। इससे पहले अर्लियर स्केल ये 1.7 का था, जो बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि इसके हिसाब से तो एचएफ आयोनिक हो जाएगा। या डिफरेंस कितना है? 1.9। तो क्या एचएफ आयोनिक होता है क्या? नहीं, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग से बनता है ये। एचएफ के सारे कंपाउंड आयोनिक। वो बात अलग है कि वाटर में डालोगे तो H प्लस और F माइनस मिलेगा, वाटर में H प्लस और Cl माइनस मिलेगा ऐसा। ये हो गया 2.1 से, ये हो गया 4 वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो 1.9। अब बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, क्लियर है। ठीक है, तो ये कर लिया हम लोग ने। नाउ नेचर ऑफ कंपाउंड, थर्ड हो गया। नेचर ऑफ कंपाउंड विथ रेस्पेक्ट टू OH लिंकेज। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कहीं पे OH है तो क्या वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? किसी के साथ अटैच्ड हो, जैसे सल्फर के साथ OH है तो ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? क्या है ये? एसिडिक बेस? ये बेसिक है? सोच लो, ये जो मैंने कंपाउंड बनाया बेसिक है? ये किसका स्ट्रक्चर है याद करो? H2SO4। तो H2SO4 क्या एसिडिक है? तो OH नॉन मेटल के साथ होगा तो वो एसिडिक होता है। OH विद द नॉन मेटल एसिडिक। हाँ, तो ये एसिडिक है ना। और HNO3, HNO3 बनाओगे तो ये ऐसे होता है।
ये भी क्या है, HNO3 एसिडिक ही होता है ना, OH OH विद द नॉन मेटल, और वही मतलब ये दोगे तो H प्लस देगा वो, और वही NaOH ले लोगे तो ये Na प्लस OH माइनस, ये बेसिक हो जाता है। OH किसके साथ OH है, OH विथ नॉन मेटल्स एसिडिक। जितने एसिड देखते हो सब में OH ही तो है, H2SO4, HNO3, HClO4, H3PO4, HNO2, H2SO3, ये सब के सब एसिडिक होते हैं, सब में OH ही था इसमें, यही है ना। OH विद द नॉन मेटल वो एसिडिक, एंड OH विद द मेटल बेसिक। इसका रीजन होता है कि जो मोर पोलर बॉन्ड है वही ब्रेक करेगा। Na और OH लोगे, क्या डिफरेंस कितने का है डेल्टा एक्स का, ये है 1, ये हो गया 3.5, और ये 2.1। ये डेटा था पॉलिंग स्केल का अभी प्रीवियस पेज पे, यहाँ डिफरेंस 1.4 का है, यहाँ डिफरेंस 2.5 का है, तो ये मोर पोलार हो गया। तो वाटर में डालोगे ना तो वाटर पोलार बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो ज्यादा पोलार तो यही पड़ गया ना, तो Na प्लस और OH माइनस ब्रेक होगा। बट वही तुम ये ले लो CH3OH, तो ये ब्रेक होता है CH3O माइनस और H प्लस। क्यों ऐसा ब्रेक होगा, इसका डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 2.5, ये 3.5, ये 2.1, तो डिफरेंस कितने का हो गया 1.4, और ये 1 का। तो ज्यादा पोलर कौन सा बन गया, जहां EN डिफरेंस ज्यादा है, तो EN का डिफरेंस कहाँ पे ज्यादा है, O और H के बीच में ना, तो ये पार्ट मोर पोलर हुआ। इसे समझो, मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, इसे समझो तुम।
ओके, हाँ बताओ, इसमें कोई डाउट है? जो मैंने बताया कैसे कैसे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, डाउट है, ठीक है, बताओ। CH3 इज Y2 बॉन्ड, नहीं कार्बन का लो, जो बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ वही देखेंगे ना। तो बॉन्ड किसका है ये देखो, ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, ये ऑक्सीजन कार्बन का। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोगों ने कार्बन का देखा, ऑक्सीजन का देखा, यहाँ हाइड्रोजन का देखा। और तब देखा कि किसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। तो O और H में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना है, 1.4। और C और O के बीच में कितना है, 1। तो जिसमें जितना ज्यादा EN डिफरेंस उतना ज्यादा आयोनिक। तो कौन सा मोर आयोनिक हो गया? हाँ, तब कौन सा मोर आयोनिक हो गया बताओ? तब तो इधर O और H इज मोर आयोनिक ना, तो वही ब्रेक होगा O माइनस और H प्लस। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर होगा तो आयोनिक की ओर जाएगा। आयोनिक की ओर कैसे जाएगा? मोर पोलर होगा। तो अल्कली मेटल ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 70 तक में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस आएगा अल्कली मेटल और ग्रुप 17 में, तो वो कंपाउंड मोस्टली आयोनिक होंगे। जितना क्लोज आते जाएंगे, जैसे ग्रुप 2 और जितना ही ग्रुप 16 लोग उतना कोवैलेंट, ग्रुप 3, ग्रुप 15 उतना कोवैलेंट, है ना। ग्रुप 14 15 आपस में लोगों तो ये डिफरेंस ही नहीं आएगा, तो कोवैलेंट की ओर चला जाएगा। तो जिसमें बड़ा डिफरेंस है वही आयोनिक बनाएगा। तो बड़ा डिफरेंस कौन सा कर सकता है? आयोनिक ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ही ना, तो वही आयोनिक बनाते हैं। तो ये दोनों मोर पोलर अभी क्लियर हो गया ना। OH नॉन मेटल के साथ होगा तो तुम्हें उसको एसिड मान लेना, और OH मेटल के साथ है तो उसे बेस मान लेना। हाँ बताओ, क्लियर हो गया सबको? क्लियर, ओके गुड। ओके ध्रुवेश, ठीक है, तो ये कर लिया। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ऑक्साइड। ये पहले भी किया था हम लोगों ने कि ऑक्साइड्स क्या होता है, अल्कली मेटल वाले बेसिक होते हैं और नॉन मेटल वाले एसिडिक होते जाते हैं। इसको इससे भी बता सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ये तो आएगा ही क्वेश्चन। कौन सा बेसिक है, एसिडिक, एम्फोटेरिक, ये सबसे। जब एक्सो और एक्से के बीच का डिफरेंस लार्ज होगा तो वो बेसिक कंपाउंड होगा, बेसिक ऑक्साइड। जैसे Na2O, डिफरेंस तो लार्ज है ना, ये 1 है और ये 3.5 है। ये क्या हो जाएगा, लार्ज डिफरेंस मतलब 2.5, ये बेसिक हो गया। बट वही तुम CO2 में जाओगे तो डिफरेंस कितने का बचेगा? ये 2.5 है, ये 3.5 है, डिफरेंस 1 का ही है ना, तो ये एसिडिक हो गया। जितना ज्यादा डिफरेंस उतना आयोनिक, उतना बेसिक। तो जिसमें ऑक्सीजन से जितना ये दूर वाला है वो बेसिक ऑक्साइड होंगे, तो अल्कली मेटल्स वाले ऑक्साइड्स बेसिक हो जाएंगे। इधर बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस, यही होता था ना। ओके, नेक्स्ट है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। तो कितना होगा, HF, HCl, HBr, HI। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू HF, HCl, HBr, HI। तो किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? इसका डिफरेंस ज्यादा है 2.1 और 4, तो ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और ये क्या होगा, वीक बॉन्ड। 2.1 है, ये 2.5 के करीब चला जाता है, तो इसका बहुत कम हो गया, ये वीक बॉन्ड होगा। तो ये आराम से ब्रेक करेगा H+I- में, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और ये ब्रेक ही नहीं हो रहा, तो ये वीक एसिड है। तो HF जो वीक एसिड और HI जो स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बार बार IIT में आता है, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, तुमसे कोई पूछे कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, HF की HI, तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा HF कर दे। इसलिए IIT बार बार पूछता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग भी पूछेंगे ही टेस्ट में, याद कर लेना। HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन
HBr, then HCl, then HF. HF का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि ब्रेक ही नहीं होता H प्लस F माइनस में, तो बहुत ही वीक एसिड है HF, बहुत ही वीक है। और HI बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। HF से ज्यादा स्ट्रॉन्गर HCl, HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग HBr, HBr से ज्यादा स्ट्रॉन्ग HI। ओके, क्लियर? हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट करें हम लोग रिलेटिव रिडक्शन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इन वाटर। अच्छा हाँ, अब हाइड्रोजन एनर्जी पे आ गए हम लोग। नहीं, एक और पॉइंट है, कमेंट ऑन द एसिडिक और बेसिक नेचर, वो तो समझ में आ गया होगा, देखते समझ में आ रहा होगा। बताओ कौन सा एसिडिक हो गया, HOCl के TLOH? तो ClOH क्या हो गया, नॉन मेटल के साथ OH, तो हो गया एसिडिक। और TLOH, TL क्या है, मेटल है ना, मेटल के साथ OH मतलब बेसिक। ये दिया है ना नेक्स्ट PDF पे कि ये एसिडिक है कि बेसिक, ये एसिडिक है कि बेसिक, ये नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के साथ OH क्या हो गया, एसिडिक। और वही मेटल के साथ OH, मतलब ये क्या हो गया, बेसिक। मतलब ये ब्रेक होगा किस में, Tl प्लस और OH माइनस। और ये एसिडिक है, किस में ब्रेक होगा, ClO माइनस एंड H प्लस। ओके, नाउ रिलेटिव रिडक्शन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इन वाटर। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कभी दो चार्ज है, Q1 और Q2। इसमें जो फोर्स लगता है वो है इस पे जो फोर्स अप्लाई होता है 1/4πε0। अच्छा ये तो जानते हो तुम लोग, एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया, Q1 Q2/r², यही है ना। एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री, परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, यही है ना। तो वाटर में जब हम लोग NaCl डालेंगे तो क्या होता है, कैसे डिजोल्व होता है, NaCl धीरे धीरे गायब हो जाता है, वाटर में डालो Na प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया, तो आखिर ऐसा क्या होता है कि वो डिजोल्व हो जाता है, यही है ना। तो देखो वाटर में दिखाया हुआ है नोट्स में कि Na प्लस Cl माइनस है, तो आयनिक बॉन्ड गेट्स, आयनिक बॉन्ड्स गेट वीकर इन वाटर, क्यों, ड्यू टू इट्स हाई पोलैरिटी, यही है ना। परमिटिविटी वैल्यू बोलोगे, मतलब हाई परमिटिविटी वैल्यू के कारण क्या होगा, हाई कैसे हो गया, रुको, ionic bonds gets weaker in water due to water has its high permittivity, high polarity। वाटर की हाई पोलैरिटी होते हैं तो पोलार के कारण उसको एक सॉल्वेंट इफेक्ट आता है, वो उसको ब्रेक करना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोर पोलार बॉन्ड्स गेट मोर वीकर इन पोलार सॉल्वेंट विथ हाई परमिटिविटी वैल्यू देन लेस पोलार बॉन्ड। तो हाई परमिटिविटी वैल्यू H2O का है, तो वो क्या करता है, परमिटिविटी वैल्यू देखो सबका दिया हुआ है, एयर का 1, वाटर का 82 और अल्कोहल का 32 है। तो वो स्टेटमेंट सही है, जिसमें हाई परमिटिविटी वैल्यू होगा वो एकदम वीक पड़ जाएगा। NaCl वाटर में एकदम वीक पड़ जाएगा, तो अलग अलग हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस। बट अल्कोहल में वीक नहीं पड़ता, तो ब्रेक नहीं होगा, मतलब कम ब्रेक होगा। और एयर का तो परमिटिविटी वैल्यू 1 ले रहे हैं हम लोग, दिया हुआ ना टेबल में, तो जल्दी नहीं जाएगा। तो ये टेबल नहीं याद है चलेगा, ये सब पॉइंट नहीं याद है चलेगा, बट तुम्हें लैटिस एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी समझना है। तो लैटिस एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी क्या होता है, हाँ इसमें पॉइंट देखो, HCl लोगे तो नेवर एक्ट एज एन एसिड इन द एयर। H2SO4 एयर में कभी एसिड नहीं है। H2SO4 एसिड इसलिए है कि कोई H प्लस एक्सेप्ट करने वाला है, H प्लस Cl माइनस, ये वाटर इससे H प्लस एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये एसिड है। अब HCl को ऑयल में डाल दो तो ऑयल में कोई H प्लस को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, तो नॉट एसिड है, उसमें एसिड बिहेव करेगा ही नहीं। तुम डोनर तभी डोनर हो जो सामने कोई एक्सेप्ट करने वाला, एक्सेप्टर बैठा हुआ तब तुम बोलोगे तुमने डोनेट किया।
जब तुम्हारा कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था तुम डोनेटर कैसे होगे? उसी तरह HCl जब H+ देगा तो कोई एक्सेप्ट करेगा तब तुम बोलोगे अच्छा उसने H+ दिया, एसिड है। बट कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है तो कैसे होगा? तो ऑयल में HCl एसिड नहीं है। ऑयल डाल दो तो HCl H2SO4 HNO3 कोई भी आयोनाइज नहीं होगा, कोई भी H+ नहीं दे सकता। वो तो वाटर में डालते हो तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, वाटर क्या करता है इसको ब्रेक करके H+Cl- बना देगा। ऑयल ब्रेक ही नहीं कर पाएगा, तो जिसका हाई परमिटिविटी वैल्यू है वो ब्रेक कर देता है। हाँ तो ऑयल में वो न्यूट्रल मानोगे, ऑयल में उससे कुछ नहीं होगा। ऑयल में ब्रेक ही नहीं होगा। HCl को एयर में रखो, ब्रेक हो जाएगा क्या H+Cl-? नहीं, तब वो कोवेलेंट पॉइंट बन के रखेगा, है ना। तो ये ऑयल में जब तुम लोगे ना तो ये H+Cl- ब्रेक नहीं होगा, किस स्टेट में रहेगा? ऐसे एक कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखेगा। और वाटर में ये ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ही रह जाएगा, वो भी 17% आयोनिक चार्ज। और ये 100% ब्रेक हो गया किसमें? Cl- और H+ में 100% ब्रेक। तो वाटर का परमिटिविटी वैल्यू ज्यादा है तो डिसोसिएट कर देगा। तो कोई भी एसिड को वाटर ब्रेक कर देता है, बट वो क्या करता है कि तुम वाटर के थ्रू बता नहीं सकते हो, और वाटर का लेवलिंग इफेक्ट होता है। वो कोई भी एसिड आएगा उसको 100% ब्रेक कर देगा, HNO3 H2SO4 HCl। तो सब लगता है कि सब तो 100% ब्रेक हो रहे हैं, मतलब सब एक ही जैसे स्ट्रांग है, बट सब एक जैसे स्ट्रांग नहीं होते हैं। हाँ, सब एक जैसे स्ट्रांग नहीं होते, ये समझना होता है ना। HCl जो होता है ऑयल में ब्रेक नहीं होगा। HCl एयर, एयर में डालोगे तो HCl एज इट इज पड़ा रहेगा, वो ब्रेक होगा ही नहीं, तब वो एसिड नहीं है। वाटर में होगा, अल्कोहल में होगा। अल्कोहल का भी कुछ ये वैल्यू दिया हुआ ना, परमिटिविटी वैल्यू हायर साइड में। हाँ, तो उसके डिसोसिएशन की बात करें तो कभी भी लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, तो सॉल्युबिलिटी कब होगी? यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ उसके नीचे, इफ लैटिस एनर्जी इज लेस देन द हाइड्रेशन एनर्जी देन वाटर सॉल्युबल। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी जो हो गया, इसका दोनों का मतलब क्या है वो बताऊंगा तो क्लियर होगा। ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी तो सॉल्युबल है। बट इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी, नॉट सॉल्युबल। कई कंपाउंड देखो वो वाटर में सॉल्वेट हो गया, कई नहीं हुआ। जो नहीं सॉल्वेट हो रहे हैं उसको हाइड्रेशन एनर्जी नहीं मिलता है। लैटिस एनर्जी क्या आता है? जैसे Na+Cl-, तुम 1 मोल ले लो, ये 1 मोल ले लो, जब ये क्लोज आएंगे तो ऐसे सॉलिड बन जाता है, NaCl सॉलिड। मतलब ये 1 मोल मतलब 23 ग्राम Na+ ले लो, 35.5 ग्राम Cl- ले लो, तो ये सॉलिड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज हुआ उसको बोलेंगे। मान लो Na+1 मोल लिया तुमने, 23 ग्राम होगा, और 35.5 ग्राम क्लोरीन ले लो, तो 1 मोल Cl- हो गया। ये जब दोनों को तुम सॉलिड बनाओगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, मान लो 50 जूल एनर्जी रिलीज किया, तो उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। अब NaCl को वाटर में डाल दो, ये मान लो 50 जूल था, और वाटर आएगा, वाटर जाके, हाँ सौरभ लिखो क्या डाउट है उसे लिखो, मुझे एक्सप्लेन कर लेना फिर बताता हूँ मैं। हाँ, वो डाउट को लिख के बताऊंगे। ये जब इसमें तुम डालोगे तो मान लो 50 जूल लैटिस एनर्जी, मतलब 50 जूल एनर्जी हैज बिन रिलीज्ड। जब वो बॉन्ड फॉर्म किया था 50 जूल एनर्जी रिलीज कर दिया। तो जब वो वाटर जाएगा तो क्या करेगा? इसको ब्रेक करना चाहेगा, तो वाटर एनर्जी देता है इसको ब्रेक करने के लिए। यदि वाटर 30 जूल एनर्जी देगा तब ये ब्रेक नहीं होगा। बट वाटर क्या करता है ना, इसको मोर देन 50 जूल मतलब 70 जूल एनर्जी दे दिया। तो 50 जूल तो ब्रेक करने के लिए चाहिए, और इसने 70 जूल दे दिया, तो 20 जूल के कारण क्या होगा? ब्रेक तो होगा ना। हाँ, ऑयल में न्यूट्रल होगा, ऑयल में कोई भी चीज न्यूट्रल होता फिर वो। तो अब ये लैटिस एनर्जी को थोड़ा डिटेल में करें। तो ये लैटिस एनर्जी, अभी मैं बता रहा था कि एनर्जी रिलीज्ड, इसी को हम लोगों ने लैटिस एनर्जी बनाया। तो लैटिस एनर्जी, और वो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गया? वाटर जो एनर्जी दे रहा है। NaCl पास वाटर जाएगा ना तो एनर्जी देता है, ये प्रीवियस टाइम में बताया था हाइड्रेशन के लिए, लिथियम प्लस, है ना। सौरभ लिखो तुम्हारा क्या डाउट था।
20 जूल, हाँ हाइड्रेशन एनर्जी मान लो। लैटिस एनर्जी मतलब जब बॉन्ड बना तो सपोज 100 जूल उसने रिलीज किया तो वो हो गया लैटिस एनर्जी। अब उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तुम्हें 100 जूल देना पड़ेगा। तो मालूम है वो कितना ज्यादा होता है? जैसे NaCl के लिए Na प्लस और Cl माइनस जब बना तो बॉन्ड बना है, बॉन्ड बना प्लस माइनस चार्ज क्लोज आए, एनर्जी रिलीज हुई। और वो एनर्जी रिलीज इतना ज्यादा होता है कि उसको वापस ब्रेक करने के लिए तुम्हें 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना होगा। 800 पे हीट करोगे तब Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग सेपरेट होंगे। और वो चीज सोचो, वो 800 डिग्री के बराबर NaCl को मेल्ट करने के लिए चाहिए। वाटर में कितना पावर है कि डालोगे तो Na प्लस और Cl माइनस बिल्कुल वेट अलग अलग हो जाता है। वाटर उतना एनर्जी दे रहा है जितना 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने पे मिल रहा है NaCl को। तो वो हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या हो गया? क्लियर हो गया ना? जब कैटायन और एनायन क्लोज आके सॉलिड बन गए तो जो एनर्जी रिलीज किया उसको लैटिस एनर्जी बोला। मान लो कि लैटिस एनर्जी 100 जूल है, तो तुम 100 जूल दे दो तो फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। नॉर्मल एग्जाम्पल समझो, मान लो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है मैग्नेट का। जब दोनों नजदीक आएंगे स्टिक की एनर्जी रिलीज किया, मान लो 20 जूल एनर्जी रिलीज हो गई। अब 20 जूल तुम प्रोवाइड करोगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग कर पाओगे। समझो कि हाइड्रोजन है, उससे इलेक्ट्रॉन H प्लस है और उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो हाइड्रोजन एटम बनेगा। तो कितना एनर्जी रिलीज करता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुम 13.6 वापस दोगे तो इलेक्ट्रॉन वापस इंफिनिटी पे जाएगा, तब H प्लस और इलेक्ट्रॉन बनेगा। समझ में आया? मतलब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को तुमने बाहर किया ना, तो H प्लस और इलेक्ट्रॉन बन गया, तो इसके लिए 13.6 देना पड़ा तुम्हें। तो वापस H प्लस इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके फिर से हाइड्रोजन बनेगा तो 13.6 रिलीज करेगा। यही लैटिस एनर्जी हो गया कि प्लस माइनस चार्ज क्लोज आके मान लो 50 जूल रिलीज किए, तो तुम उसे 50 जूल दोगे तो वापस अलग अलग निकल जाएगा Na प्लस Cl माइनस, वही मेल्टिंग हो गया। मेल्ट करना है उतना एनर्जी दे दो तो दोनों अलग अलग हो गए। अब देखते हैं लैटिस एनर्जी क्या है, डेफिनेशन पे जाओ। हाँ सौरभ, तुम्हें कुछ डाउट था ना? लिखो। लैटिस एनर्जी। अच्छा, शायद तुम ये बोलना चाहते थे कि इतना लेट आया तो कुछ। इसमें क्या दिया हुआ है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक व्हाट? एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए, है ना? टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयोनिक लैटिस, 1 मोल ऑफ आयोनिक लैटिस इनटू 1 मोल आयोनिक लैटिस जैसे NaCl है, इनटू गैसियस व्हाट? सौरभ कहाँ गया? सौरभ नहीं है। अच्छा, इसीलिए निकले लिख रहा है। सौरभ इस बैच का ही स्टूडेंट था ना जो आया था अभी? सौरभ तुम लोग का बैच का है? अच्छा, फेज 4 से। उसने हैंड रेज किया, लगता है उसे बाहर जाना था कहीं। फिर मैंने बोला लिख के बताओ तो गायब हो गया वो। अच्छा, फेज 4 का है। ओके। नहीं तो कई बार क्या होता है ना कि बाहर से भी कोई आके डिस्टर्ब करता था। गौरव सर के लेक्चर में एक दिन मेरे पास भी आया था, 2 दिन आया था बच्चा, कोई तो था फेज 1 फेज 2 में। ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट बहुत होते हैं, वो चाहते हैं लेक्चर डिस्टर्ब होगा ना तो सबका कैरियर बर्बाद हो ना, तो हैप्पी होते हैं वो कि मेरा कैरियर बर्बाद हुआ, सबका करे। जबकि टाइम कितना प्रेसियस होता है तुम लोग का, ये 1 साल इतना प्रेसियस टाइम है। इसका एक तो एक एक मिनट यूटिलाइज करना चाहिए तुम लोग को। उसके बाद लाइफ का कोई भी टाइम इतना प्रेसियस नहीं होता। एक बार जो होना है, जिस फेज में आना था तुम आगे, जिस कैरियर पे पहुंचना था पहुंच गए, उसके बाद जो करना वो करते रहो, सब चल जाएगा। मतलब हम लोग का तो कंडीशन ऐसा था कि बाल कटवाने भी 3-3 महीने 4-4 महीने पर जाते थे। क्यों जाएंगे बाल कटवाने के लिए? तो 1 घंटे बर्बाद हो जाएंगे, 1 घंटे हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते थे लाइफ में। कोई ना कोई यहाँ पे लाखों बच्चे उस समय 1 घंटे पढ़ते रहते, तो वो आगे आएंगे कि हम लोग आएंगे? तो फिर हम लोग तो गाँव में ही रह जाते ना।
तो सोचो कैसा था वो, बाल वाल बिल्कुल बढ़ गए, ये बढ़ गए। अब सबको मालूम है, गांव में सब ऐसे ही दिखेंगे, क्यों पढ़ रहे हो। इतना टाइम नहीं है कोई घंटे बर्बाद करके जाके बाल कटवाए। देखा जाएगा, उनको भी मालूम है यही 1 साल की बात है, फिर देखेंगे। तो वो लेवल आना चाहिए, तब वो लोग निकलते हैं, है ना। मैंने बताया था ना, more than 50% बच्चे बिना कोचिंग के गांव से निकलते हैं, वो वही बच्चे हैं जो लगातार दिन रात पढ़ रहे हैं। तो उनसे compete करना, तो तुम्हें भी उन्हीं की तरह पढ़ना होगा। तुम्हारे पास एडवांटेज है कि हम लोग पढ़ाने वाले हैं, अच्छे नोट्स हैं। ओके, तो लैटिस एनर्जी क्या हो गया? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक लैटिस, जैसे NaCl हो गया, इनटू गैसियस कैटायंस एंड एनायंस। तो NaCl सॉलिड को इमेजिन करो, 1 मोल ले लो। 1 मोल NaCl का मास कितना हो गया? 58.5 ग्राम। तो 58.5 ग्राम NaCl का एक समझो कि एक स्टोन ले लो, उसका एक क्रिस्टल ले लो, 58.5 ग्राम का NaCl का एक क्रिस्टल। अब उसको ब्रेक करोगे तो किसमें ब्रेक करना है? Na प्लस गैस। Na प्लस गैस मतलब क्या हो गया? एक एक सोडियम एटम अलग। Na प्लस मतलब एक एक अलग अलग इन्फिनिटी में भेज दो, और Cl माइनस को इन्फिनिटी में भेज दो। तो उसको अलग अलग करने में जो एनर्जी लगेगी ना, उसको हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी। या फिर इसका उल्टा, इसका अपोजिट क्या देगा कि जब Na प्लस और Cl माइनस आके क्लोज, NaCl सॉलिड हो गया, वो किसमें जा रहा है? Na प्लस और गैस, और Cl माइनस गैस, ये हो गया ना। तो इसमें जो ब्रेक करने में जाएगा एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। या फिर उल्टा, 1 मोल कैटायन ले लो और 1 मोल एनायन ले लो, इन्फिनिटी पे से इमेजिन करो, और जब वो क्लोज आके सॉलिड बन गया, सॉलिड बनेगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये मालूम है? कैसा होगा? इस तरह से Na प्लस Cl माइनस, सब रेगुलर अरेंजमेंट में, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे जाएगा, Cl माइनस Na प्लस, इस तरह से होते जाएगा। हाँ, तो एक किसमें आ गया? Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, ऐसे होता जाएगा बॉन्ड। फिर इसके नीचे भी Na प्लस, यहाँ पे Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, ऐसे हो गया Na प्लस Cl माइनस, ऐसे। तो अब ये एक सॉलिड बन गया, ये सॉलिड है ना। इस तरह से इंफिनिटी तक होते जाएगा ये। इन्फिनिटी तो मतलब 58.5 ग्राम में 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस है, इस तरह ऊपर भी। तो ये हो गया NaCl सॉलिड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी क्या हो गया? क्लियर हो गया ना। 1 मोल आयोनिक सॉलिड, इमेजिन करो 1 मोल NaCl लेके एक एक Na प्लस Cl माइनस को ब्रेक करो, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो लैटिस एनर्जी है। या Na प्लस और Cl माइनस का 1 मोल लेके वापस सॉलिड बनाओ, तो जो एनर्जी रिलीज हुआ वो लैटिस एनर्जी। क्लियर? गुड। नेक्स्ट, लैटिस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगा? लैटिस एनर्जी, ये तो जस्ट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो किसके प्रोपोर्शनल होता है? K इंटू Q1 Q2 बाई RC प्लस RA। चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन एनायन बाई रेडियस। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, वही तो है, Q1 Q2 बाई R। क्लियर? तो जितना ज्यादा कैटायनिक चार्ज या एनायनिक चार्ज होगा, उतना ज्यादा उसमें लैटिस एनर्जी। सोचो, दो मैग्नेट ले लो, जितने बड़े बड़े मैग्नेट होंगे वो स्टिक करेंगे तो उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। तुम्हें बड़े दो मैग्नेट चिपक गए आपस में, तो उसे हटाने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। वो स्टिक कर गया ना, तो तुम्हें बहुत एनर्जी लगेगी। बट छोटे छोटे मैग्नेट स्टिक करेंगे तो तुम आराम से सेपरेट कर दोगे। उसी तरह जिस पे प्लस माइनस चार्ज है,
और एक MgO ले लो, तो MgO पे चार्ज कितना होगा, +2 -2, और NaCl लोगे तो कितना चार्ज है, +1 -1। इसका जो लैटिस एनर्जी होगा इसका ऑलमोस्ट 4 टाइम आएगा ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। क्यों, ये बताओ। क्योंकि चार्ज इस पर +2 -2 था, जब ये क्लोज आ गया तो 4 टाइम ज्यादा रिलीज किया देन +1 -1। हाँ, ये क्लियर हो गया सबको। यस, 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 ओके, ऑल यस, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पे जाओ। नाउ लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन क्या क्या दिया हुआ, चार्ज, साइज एंड पैकिंग ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो फर्स्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट में क्या दिया हुआ, लैटिस एनर्जी, चार्ज ऑन कैटायन, तो जितना ज्यादा कैटायनिक चार्ज होगा उतना ज्यादा, ये बता दिया। साइज ऑफ एनायन भी बता दिया कि जितने बड़े बड़े साइज वाले होंगे उतने वो दूर रह जाएंगे, नजदीक नहीं आएंगे। जैसे दो मैग्नेट को जितना तुमने दूर रख दिया उतना कम एनर्जी रिलीज किया, और दो मैग्नेट जितने नजदीक आते चले गए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर बैठे। तो उसी तरह कैटायन और एनायन यदि छोटे हैं, क्लोज तक आ जाए, उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाए, तो वो जाके ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। तो जैसे ये मान लो कि ये कैटायन था, है ना, ये कैटायन है और ये एनायन है, इसमें प्लस था और ये माइनस था। तो जब ये ऐसे क्लोज आएंगे तो जितना नजदीक आके आ जाए उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी ना। एनर्जी रिलीज इज नथिंग बट, मतलब ये हो गया डी। तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। चार्ज जितना ज्यादा वो तो ठीक है, रेडियस पे भी डिपेंड करेगा ना। अभी ये R क्या हो गया, डी लिख रहे हैं हम लोग, तो डी क्या हो गया, RC + R है। तो ये डिस्टेंस जितना छोटा होगा उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी ना। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, यही है ना। तो ये डी बढ़ते जाएगा ना डिस्टेंस, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, नीचे लैटिस एनर्जी कम होते जाएगा। सोच लो, ये क्लियर हो गया। जिसका एग्जांपल दिया हुआ लैटिस एनर्जी, अब ये सब क्वेश्चन पूछ लेंगे। NaF MgF2 LF3, किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है। तो फ्लोरीन पे तो -1 ही चार्ज है, उसका तो मतलब नहीं है। बट सोडियम पे +1, मैग्नीशियम पे +2, इसका +3, तो इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा ना, जिस पे ज्यादा चार्ज है। उसी तरह LiF, Li2O, Li3N, तो कैटायन फिक्स रखा है। एनायन को देखो, -1, इसमें -2, इसमें -3। जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज उतना ज्यादा होगा ना। हर लिथियम पे +1 चार्ज है। नेक्स्ट साइज वाला फैक्टर देख लो, KF, KCl, KBr, KI। तो अब चार्ज की बात नहीं उठ रही है, चार्ज तो सब पे +-1 ही है। Q1 Q2 तो सेम है, बट यहाँ पे क्या होगा, डी इंक्रीजेस, सो लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। तो केएफ का लैटिस एनर्जी हाई होगा, ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा, केआई आराम से ब्रेक होगा। तो डाउन द ग्रुप आराम से ब्रेक होते हैं। ये सबको क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट में करें हम लोग, ये है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी थोड़ा सा मैंने बताया था। ये क्या दिया हुआ, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस कैटायन। इमेजिन करो Na+ का 1 मोल, मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ Na+ आयन तुम्हारे पास है, कैटायंस आर कंप्लीटली डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो वाटर में जाएगा तो Na+ एज इट इज नहीं रहेगा, वाटर को स्टिक कर जाएगा, वो मैग्नेट जैसा हो जाएगा। Na+ वर्क्स लाइक अ मैग्नेट, उसके आसपास आके वाटर स्टिक कर जाएंगे। अब Na+ जहां जहां जाएंगे उतना वाटर उसके साथ जाएगा। क्लियर। तो जितने वाटर उससे स्टिक करेंगे उतनी एनर्जी रिलीज होगी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी।
ये बताया था शायद प्रीवियस टाइम में, Na प्लस गैस होगा, इसको जैसे ही वाटर में डालोगे ना तो ऑक्सीजन पे दो पार्ट, हाँ अब ये समझ में आया होगा, वो मैंने बताया था क्यों डेल्टा माइनस आएगा, बाद में समझ में आया, आज समझ में आया ना, इस पे डेल्टा प्लस आता है और इस पे क्या आता है 2 डेल्टा माइनस ना, तो आके ऐसे बॉन्ड बना जाएगा, यही होगा ना। हाँ तो ये H2O इस पे चारों ओर से बॉन्ड बनाते जाएगा, तो बहुत सारे वाटर इसके आसपास आके स्टिक हो जाएंगे, मैंने 4-5 दिखा दिए, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाटर आके स्टिक कर गया, तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रेटेड आयन हो गया, और इसमें भी एनर्जी रिलीज हुई ना, ये हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी। क्यों, जैसे जैसे क्लोज आया उसने एनर्जी रिलीज की, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस था और इस पे क्या था डेल्टा प्लस था, इस पे प्लस और इसमें माइनस है, तो ये दोनों क्लोज आएंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी ना, उसी एनर्जी रिलीज को हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो डेफिनेशन याद कर लेना दोनों का एग्जैक्टली, डेफिनेशन किसका किसका याद होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली, मोल कंसेप्ट में मोल का याद होना चाहिए था कि व्हाट इज डिफाइंड एज 1 मोल, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, है ना, ये 5-6 जो है ऐसे हैं जिनका डेफिनेशन एग्जैक्टली याद करना है तुम्हें। ये क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ, सबका डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती याद करना, बट इसमें डेफिनेशन एग्जैक्टली याद होना चाहिए। 1 मोल ऑफ गैसियस कैटायन, अब तुम गैसियस नहीं लिखोगे चला जाएगा, फिर गैसियस कैटायन कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, Na प्लस के चारों, अब Cl माइनस लोगे तो वो भी हाइड्रेट होगा, कैसे हाइड्रेट होगा, Cl पे निगेटिव है तो इसके साइड कौन सा अट्रैक्ट होगा फिर, तो Cl पे चारों ओर से हाइड्रोजन वाला एंड अट्रैक्ट होगा, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस है ना ये, वो एंड इधर से अट्रैक्ट होता जाएगा चारों ओर से, तो जैसे जैसे अट्रैक्ट होगा क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो गया HOH ना, यहाँ भी HOH, हाँ तो ये हाइड्रेटेड एनायन है और वो हाइड्रेटेड कैटायन था, तो इसमें भी एनर्जी रिलीज हुई ना, एनर्जी क्यों रिलीज हुई, इस पे है निगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, व्हेन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कम्स क्लोजर एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर। तो अब ये वाटर में डिसॉल्व कैसे होता है, ये मैंने बताया ना कि जब हाइड्रेशन एनर्जी, जब वाटर लोगे NaCl डाल दो तो NaCl कैसा होगा, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इमेजिन करो इसी तरह से इंफिनिटी तक होगा ना। ये ब्रेक क्यों करता है, तो पहले तो सोचो स्टिक क्यों किया हुआ है Na प्लस और Cl माइनस, तो प्लस माइनस चार्ज जब क्लोज आ गया तो ये मैग्नेट की तरह हो गया, मैग्नेट कैसे स्टिक करके एनर्जी रिलीज कर चुका है, ये भी एनर्जी रिलीज कर चुका है। अब इसको दो ही चार्जर है, इसको ब्रेक करना है तो या तो हीट करो, अब इसको तुम हीट करोगे वो भी 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब ये मेल्ट होगा, मतलब Na प्लस एंड Cl माइनस सेपरेटेड, दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, अब ये अलग अलग मूव करेंगे, Na प्लस अलग मूव करेगा, Cl माइनस अलग मूव करेगा, नो अट्रैक्शन, लिक्विड बन चुका है। क्लियर। सो वी हैव टू गिव 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर दैट, बट इवन तुम इसको वाटर में डाल दोगे तो वाटर क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देता, वाटर में डालोगे तो बिल्कुल अलग होगा, सोचो तुम्हें अब उतना करना ही नहीं है, बट Na प्लस गैस ना बन के वो Na प्लस एक्वस बन गया, एक्वस मतलब क्या है, Na प्लस के चारों ओर वाटर आके स्टिक कर गया, वो Cl माइनस के चारों ओर, हाँ हीट करने से ज्यादा एनर्जी इसमें उतना ही यूज होती है, तभी तो ब्रेक हुआ ना। NaCl को ब्रेक करने के लिए फिक्स मान लो 100 जूल चाहिए तो चाहिए, तुम हीट करके दो या किसी भी रीजन से उसको उतना एनर्जी दो, जैसे दे सकते हो, तो वाटर वो एनर्जी कैसे दी, वाटर इतना पावरफुल कैसे हो गया कि इतनी एनर्जी दे दे रहा है, वाटर हाइड्रेशन एनर्जी देता है, वाटर के बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे, भले इस पर डेल्टा माइनस चार्ज है, डेल्टा माइनस है ना, बट जैसे जैसे नजदीक आएगा ये वैसे वैसे एनर्जी रिलीज होगी ना, ये क्लोज आते जा रहा है वाटर, तो क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आके क्लोज आकर रिलीज होते जा रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे स्टिक करते जा रहा है, तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, इस एनर्जी रिलीज को हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अब ये इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा कि वो लैटिस एनर्जी को क्रॉस कर लिया, तब तो ब्रेक होगा ना। अब मान लो कि लैटिस एनर्जी 100 जूल है, ब्रेक करने के लिए 100 चाहिए, और हाइड्रेशन एनर्जी 70 जूल ही आया, तब क्या कर लो, तब तो ब्रेक नहीं होगा।
उसको ब्रेक करने के लिए 100 जूल चाहिए और हम लोगों ने 70 जूल ही दिया, तब कैसे सेपरेट होगा? तब वो सेपरेट नहीं होता है। हाँ, बट 100 जूल ब्रेक करने के लिए चाहिए, तुमने 120 जूल दे दिया, वाटर ने 120 दे दिया, तब क्या करेगा? 100 ब्रेक होने में जाएगा, 20 जूल उसके हीट एनर्जी में आ जाएगा, सॉल्यूशन हीटेड हो जाएगा। क्लियर हुआ? बट NaCl के केस में उल्टा होता है। NaCl के केस में क्या होता है ना, ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, अभी नहीं, बट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, 2 मिनट का बता देता हूँ। NaCl को डालोगे तो सॉल्यूशन में, तो वाटर ठंडा हो जाता है थोड़ा सा। क्या होता है ना कि हाइड्रेशन एनर्जी को ब्रेक करने के लिए चाहिए 180 जूल, 180 किलो कैलोरी पर मोल, 180 किलो कैलोरी चाहिए, एग्जैक्ट डेटा ऐसे। और जो हाइड्रेशन एनर्जी 179 ही दे पाता है, जस्ट क्लोज तक दे पाता है वो, तो भी NaCl वाटर में डिजोल्व तो होता है। तो 1 किलो कैलोरी कहां से मिला उसे? 1 ही किलो कैलोरी था ना, तो वो मिलता है उसके इंटरनल एनर्जी से, वो अपनी अंदर की एनर्जी लेके ब्रेक कर देता है। तो अब उतनी इंटरनल एनर्जी लेके 1 किलो कैलोरी दे दिया, तो क्या होगा? खुद ठंडा हो जाएगा वो। इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे कुछ भी होगा तो वो कूल होगा। जैसे सोचो कि घड़े में पानी रखोगे, ठंडा हो जाता है, क्यों? वाटर से स्लोली पोरस होता है, वाटर आता है बाहर, इवेपोरेट होता है। तो H2O लिक्विड से H2O गैस बनना है, तो उसको एनर्जी कहां से मिली? हीट तो किया नहीं था, बॉइलिंग तो कर नहीं रहे, तो वाटर का इंटरनल एनर्जी ले लेता है, अंदर की एनर्जी अब्सॉर्ब करके बाहर चला जाता है। तो वाटर की एनर्जी लेके निकल गया तो वाटर ठंडा पड़ जाता है वो। यही चीज यहाँ पर है। तो NaCl को वाटर डालोगे तो थोड़ा कूल भी हो जाता है। तो ये सब थर्मो में, बट अभी क्या मान के चलना, हाँ, यहाँ पे वाटर थोड़ा कूल हो जाता है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, थोड़ा सा कूल होगा, क्योंकि 1 किलो कैलोरी है ना, डिफिसिट 1 किलो कैलोरी का था, तो वह इंटरनली दे दिया उसने वाटर ने, बदले में थोड़ा कूल हो जाएगा। बट कहीं कहीं किसी चीज को डालोगे ना तो हॉट हो जाता है सॉल्यूशन। क्यों? हाइड्रोजन एनर्जी इतना ज्यादा रिलीज होगा ना कि लैटिस को तो ब्रेक करेगा ही, बाकी जो एनर्जी रिलीज किया वो हीट कर देगा सॉल्यूशन को। ये सब करेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्या आ गया? हाँ, ये साइज वाला पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आयनिक मोबिलिटी किसका ज्यादा होगा? CgM प्लस मोर मोबाइल होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। क्लियर? अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि AlCl3 कोवैलेंट है, AlCl3 नो इज कोवैलेंट but breaks in ionic but dissociates in ions in water। इसका क्या रीजन होगा? अभी कोवैलेंट है तो पूरा प्लस माइनस नहीं है, Al पे क्या होगा? इसका कोवैलेंट मान के चलते हो, फिर भी ब्रेक हो रहा है। तो क्या होता है कि जब Al3 प्लस बनेगा ना, तो इतना ज्यादा हाइड्रेट होता है कि इतना एनर्जी रिलीज करेगा ना कि सब एनर्जी का रिक्वायरमेंट खत्म हो जाता है। तो वाटर में ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ड्यू टू हाई higher hydration energy of Al3 plus, it dissociates. Due to high hydration energy of Al3 plus, AlCl3 dissociate to Al3 plus and Cl minus. HCl का भी वही होगा। HCl आयनिक है कि कोवैलेंट है? हाइड्रोजन के सारे कंपाउंड कोवैलेंट। HCl क्या हो गया? कोवैलेंट है। कोवैलेंट है तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होता क्या है? ये डेल्टा प्लस अभी बताया तुमने, 17% ही आता है, 17% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बट वाटर में ये ब्रेक हो जाता है, क्यों? H प्लस और Cl माइनस में, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। वाटर क्या करेगा? हाइड्रेशन इन्वॉल्व करेगा ना, तो हाइड्रेशन एनर्जी के कारण HCl भी ब्रेक हो जाता है, H प्लस Cl माइनस में, कोवैलेंट कंपाउंड भी ब्रेक हो रहा है। तो वाटर में इतना ज्यादा ब्रेक करने की टेंडेंसी है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना ज्यादा है कि आयनिक कंपाउंड को तो ब्रेक करता ही करता है, HCl जैसे कोवैलेंट कंपाउंड को भी 100% ब्रेक कर देता है, H प्लस और Cl माइनस, बिल्कुल आयन बना देता है। AlCl3 को भी बिल्कुल ब्रेक करके L प्लस और Cl माइनस में दे देगा। मतलब थोड़ा बहुत भी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस उसको मिल गया ना अटैक करने का साइड, तो वाटर उसे ब्रेक कर देगा। तो वाटर किसको ब्रेक कर सकता है? जो पोलर हो। जो नॉन पोलर होगा उसको कैसे डिजोल्व करेगा? इसमें तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है ही नहीं, तो वाटर अटैक कर ही नहीं सकता। इसीलिए ऑयल में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस नहीं होता है। तो क्या ऑयल को डिसॉल्व करता है क्या? वाटर? ऑयल को ब्रेक करेगा? नहीं।
ऑयल मतलब नॉन पोलर। ऑयल को वाटर में डालो, ऑयल अलग, वाटर अलग। ऑयल सरफेस पे रह जाएगा। आयनिक मोबिलिटी वगैरह बता दिया था, हाइड्रोजन एनर्जी बता दिया। अब बॉन्ड हार्बस साइकिल तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे। उसके बाद एनहाइड्रस बॉन्ड हार्बस साइकिल ये करेंगे तो पहले, बट हाँ नेचर ऑफ ऑक्साइड एकदम लास्ट पे चले जाओ। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब ये लास्ट दो पेज मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे तक के लिए याद करोगे। ये लास्ट का दो पेज है ना, लास्ट का दो पीडीएफ जो है। देखो एक एक लाइन अच्छे से समझ के याद कर लेना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छिपे हुए हैं इसमें। मेटल ऑक्साइड्स आर यूजुअली बेसिक इन नेचर। क्लियर हुआ ना, मेटल ऑक्साइड्स तो बेसिक होता है। सम टाइम एम्फोटेरिक, जैसे Al2O3 एम्फोटेरिक है ना। एंड एसिडिक इन नेचर डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज डेंसिटी ऑफ मेटल कैटायन। The acidic nature of the metal oxide is directly proportional to charge density on metal cation. मेटल पे जितना ज्यादा चार्ज हाई रहेगा ना, वो उतना ज्यादा एसिडिक होते जाता है। तो Na प्लस पे चार्ज कंप्लीट +1 है, बट Mg पे +2 हो गया, Al पे +3 हो गया। जितना ज्यादा प्लस चार्ज बढ़ते गया उतना वो एसिडिक होते जाएगा। SiO2 में सिलिकॉन पे +4 है, CO2 में +4 है, तो वो कोवेलेंट मतलब एसिडिक ऑक्साइड होता गया। तो एसिडिक नेचर का जस्ट अपोजिट बेसिक नेचर है। इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, हाँ ये फ्यू टॉपिक्स ये ना, हाँ ये केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे हम लोग, अभी ही करेंगे, बट पीरियोडिक टेबल में नहीं करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में अभी कर लेते हैं। बेसिक नेचर ऑफ, ये कर लिया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये आईटी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। देखो ऑल पॉसिबल ऑक्साइड ऑफ जिंक, एल्यूमिनियम, एसएन, पीबीबी मेटल आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ये लर्न कर लेना, ठीक है। जिंक, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, टिन, लेड और गैलियम, ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, अच्छे से याद कर लेना। अब ऑल एस ब्लॉक ऑक्साइड्स आर व्हाट, बेसिक, मतलब किसी को भी वाटर में डाल दो बेस बन जाएगा। Na2O, KO2, RbO2, Rb2O, जो भी है सब बेस बन जाएंगे। एंड ये भी अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी सबको डाल दो बेस बन जाएंगे, एक्सेप्ट बीईओ। बीईओ एम्फोटेरिक है, बीईओ एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया ये। बीईओ एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक है मतलब ये किससे रिएक्ट करेगा, इट विल रिएक्ट विद एसिड, है ना, एज वेल एज बेस, दोनों से रिएक्ट करेगा। तो बेरेलियम के साथ एल्यूमिनियम भी वही है, Al2O3 भी लिस्ट में था, देखो प्रीवियस, बेरेलियम एल्यूमिनियम ये भी दोनों से रिएक्ट करेगा। जिंक भी लिस्ट में था, जिंक, जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, सबके सब एम्फोटेरिक में जाएंगे, रिएक्ट विथ एसिड और बेस दोनों। Al2O3 हो, उसका हाइड्रो ऑक्साइड हो या Al हो, ये सब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेंगे। तो ये सब एलिमेंट ही ऐसे हैं, बेरेलियम हो, बेरेलियम ऑक्साइड हो, बेरेलियम हाइड्रोक्साइड है, सब एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करेंगे। तो ये एम्फोटेरिक हो जाते हैं। ये सब कौन से हो गए, एम्फोटेरिक। तो लिस्ट याद कर लेना। अब एक चीज और आता है कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से हैं, जिसको वाटर में डालो कुछ ना हो। एमएन के कुछ कंपाउंड एम्फोटेरिक है, कुछ नहीं है, तो उसको लिस्ट में नहीं देंगे। कुछ कुछ का ऐसा होता है कि कुछ क्रोमियम में भी कुछ लिस्ट में है, कुछ नहीं है, तो वो करोगे डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में जाओगे तो तुम्हें दो ही मेटल पढ़ना है, क्रोमियम में और मैंगनीज। तो क्रोमियम का कौन सा बेसिक है, कौन सा एम्फोटेरिक है, वो वहां याद करो। और जिसका हर कंपाउंड एम्फोटेरिक है वो दिया हुआ, हर ऑक्साइड जो भी हो। अच्छा दे दिया यहाँ पे, देखो नेक्स्ट में देखो, .5 देखो। MnO क्या है, बेसिक है। MnO2 एम्फोटेरिक है। Mn2O7 एसिडिक है। तो इसका ये बेसिक है, इस पे +2 चार्ज है। और जितना ज्यादा चार्ज बढ़ते जा रहा है उतना क्या होता है, एसिडिक की ओर आते जाता है ना। ये हो गया एम्फोटेरिक। और Mn2O7 ये हो गया एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे +7 है। सिमिलरली CRO मान लो +2, ये क्या हो गया, बेसिक। Cr2O3 +3, तो ये एम्फोटेरिक है। और CrO3 हाई रेस्टेट वाला,
ये एसिडिक हो गया। तो एम्फोटेरिक की लिस्ट में ये भी आएगा। क्लियर? तो ठीक है, अभी दे दिया तभी नोट कर लो, बट अभी ये नहीं आएगा। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक होता है, या दे भी सकते हैं एडवांसमेंट का, क्या ठीक। और इंटरमीडिएट वाले एम्फोटेरिक, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एसिडिक। जैसे Cl2O7 क्लोरीन पे +7 है, वो पूरा एसिड ही होगा। जितना ज्यादा प्लस चार्ज रहता है ना, उतना ज्यादा एसिडिक। अब देखो, ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, फ्यू एक्सेप्शंस। न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड याद कर लेना, कौन कौन सा होगा न्यूट्रल, शायद याद भी होगा तुम लोग के, चारों का नेम अच्छे से याद कर लेना। पूछता है कि न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से है, मोर देन वन करेक्ट आंसर में पूछ लेगा। CO2, SiO2, वो सब जितने पी ब्लॉक है सब एसिडिक होंगे। क्यों? उसको वाटर में डाल दो एसिड बन जाता है। ये पहले भी बताया था मैंने, SO3 को वाटर में डाल दो H2SO4 बन गया। ये जो हो गया NO, N2O, CO, H2O, ये एम्फोटे, ये तुम्हारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये सबसे ना एसिड होगा ना बेस होगा। ये लिस्ट याद कर लेना, नाइट NO, N2O और CO। N2O लाफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, NO है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब एक और दिया हुआ डायगोनल रिलेशनशिप, ये शायद पहले से तुम लोग को मालूम है। लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप में, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरॉन सिलिकॉन, ये एक जैसा प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक। क्यों? दोनों का सेम चार्ज डेंसिटी होता है। तो पूछते हैं कि क्या रीजन है दोनों का डायगोनल रिलेशनशिप का। दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम होता है। बेरिलियम पे +2 चार्ज है, एल्यूमिनियम पे +3 है। फिर भी साइज के रेशियो के मिला के बेरिलियम का चार्ज बाई उसका साइज, एल्यूमिनियम का चार्ज बाई उसका साइज मिलाकर दोनों का चार्ज बाई साइज रेशियो एक ही जैसा आ जाता है। जैसे लिथियम मैग्नीशियम का आता है Li+ और Mg2+ का, दोनों का चार्ज बाई साइज का रेशियो एक ही जैसा आ जाता है, तो वो डायगोनल रिलेशनशिप हो जाता है। ये हो गया हम लोग का पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट। अब थोड़ा मुझे ये बताओ कि हम लोग के सिलेबस में कहाँ तक आने वाला है केमिकल बॉन्डिंग। फैजांस रूल ना एक बार देखना पड़ेगा। फैजांस रूल उन्होंने बोला था, फैजांस रूल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है।